मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जो किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। और इसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि जो हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, बुआई के समय करते हैं, और कुछ किसान भाई खड़ी फसल में बुआई के 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 50 दिन बाद भी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। तो क्या इन खड़ी फसल में जो उर्वरकों का प्रयोग हम कर रहे हैं, फसल को लाभ मिलता है या नहीं मिलता है? अगर मिलता है तो कितना मिलता है? आप जब इस पूरी वीडियो को देखेंगे तब तो आपको समझ में आएगा कि हमें किन उर्वरकों को खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। देखिए, जो भी उर्वरक हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के हों या सूक्ष्म तत्वों के हों, उनका हमें अधिकतम लाभ तभी मिलता है जब उनका अवशोषण, उन तत्वों को जब ग्रहण पौधा करता है वो जड़ों से करता है। अगर पोषक तत्व जड़ तक हैं, जड़ को मिल रहे हैं, तो उस जड़ के माध्यम से पूरे पौधे में जाते हैं, पत्तियों में जाते हैं, जो फल बनता है उसमें जाते हैं, बीजों में जाते हैं। तो जो जड़ों के द्वारा जो तत्वों का अवशोषण होता है वो पूरे पौधे को फायदा पहुंचाता है। तो ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि जो पोषक तत्व हैं पौधों की जड़ों पे होने चाहिए या जड़ों तक पहुंचने चाहिए, तभी उसका हमें लाभ मिलेगा। तो ये जो हम खड़ी फसल में जो हम उर्वरक डाल रहे हैं, मान लीजिए ये हमारी फसल हो गई है, 20 दिन की हो गई, 50 दिन की हो गई है। अब हमने यहाँ उर्वरक कहाँ डाला? वो हमने उर्वरक ऊपर डाला। अभी हम यूरिया की या डीएपी किसी की बात नहीं कर रहे हैं, उर्वरक की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। बाद में हम यूरिया की बात करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ एक उर्वरक डालते हैं 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, खड़ी फसल 30 दिन बाद। तो अब इसको जड़ें कहाँ हैं? जड़ें तो इतनी ऊपर है नहीं। जड़ें तो कम से कम जब हम बीज बोते हैं 5 सेंटीमीटर तक गहराई तक तो हम बीज ही बोते हैं, और 5 सेंटीमीटर गहराई के बाद ही जड़ें बढ़नी शुरू होती हैं। इसका मतलब जो हमारी पूरी जड़ें होती हैं ये 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में होती हैं। तो इसका मतलब जो जड़ें हैं, जो अच्छी जड़ें हैं, जो अपना काम कर रही हैं, वो 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पे है। इसका मतलब जो ऊपर की जो सतह है, ऊपर की 5 सेंटीमीटर की या 6 सेंटीमीटर की, अगर इसमें खाद आ भी जाएगी तो भी पौधे के जड़ों तक नहीं पहुंचेगी। और जब जड़ों तक पहुंचेगी तभी जड़ों के माध्यम से पत्तियों में या दूसरी जगह पे पहुंचेगी। तो जो हमने खाद ऊपर डाली, अब वो पानी के माध्यम से बहुत नीचे तक नहीं गई, मान लीजिए ऊपर तक ही गई, तो उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो पानी के साथ नीचे तक आ गई तब इसका फायदा मिलेगा। तो इसका मतलब वो खाद जो ऊपर डालने से, जमीन की सरफेस पर डालने पर पानी के साथ घुल के जड़ों तक आ जाती है, उसका तो पौधे को फायदा मिलेगा। लेकिन जो ऊपर तक ही रह गई, 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तक ही फंस के रह गई, उसके बाद नीचे नहीं गई, तो उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आपकी आ गई होगी कि जो खाद है वो जड़ों तक पहुंचनी चाहिए पानी के साथ घुल करके। अगर नहीं पहुंचेगी तो उसका फायदा नहीं मिलेगा, पहुंचेगी तो फायदा मिलेगा। ये सीधी सी बात है। अब बात हम करते हैं यूरिया की। देखिए, यूरिया में क्या है? नाइट्रोजन है, और यूरिया बहुत जल्दी पानी में घुल जाती है। आप वैसे भी किसी आप गिलास में रख के देखिएगा, थोड़ी यूरिया डालेगा और घोलेंगे, पूरी घुल जाएगी। तो यूरिया के केस में क्या होता है? अगर हम ये यूरिया डाल रहे हैं तो पानी के साथ घुल के, बारिश हुई या हमने सिंचाई करी तो ये नीचे तक आ जाती है, या मिट्टी में नमी है उसके साथ भी घुल के आ जाती है, क्योंकि पूरी तरह से घुलनशील है। क्योंकि यूरिया से जो नाइट्रोजन बनती है वो मिट्टी के बीच में नहीं रुकती है, मिट्टी के कणों के बीच में नहीं फंसती है। तो ऐसे केस में हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसका हमें फायदा मिलता है। इसलिए हम खड़ी फसल में यूरिया को 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, और दूसरा जो हम अप्लाई करते हैं 40 दिन बाद या 50 दिन बाद करते हैं। तो यही कारण है कि यूरिया को तो हम खड़ी फसल में डालते हैं और उसका हमें लाभ मिलता है। और सारी की सारी यूरिया हमको बुआई के समय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पानी के साथ बहुत जल्दी घुल जाती है और फिर नीचे चली जाती है। इसलिए यूरिया को हमें 3-4 बार में खड़ी फसल में देना चाहिए, तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। तो ये तो बात हुई यूरिया की, जिसमें नाइट्रोजन होता है। अब बात करते हैं हम डीएपी की। अगर हम डीएपी खाद का प्रयोग खड़ी फसल में कर रहे हैं, देखिए यह है डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें 2 तत्व है, नाइट्रोजन भी और फास्फोरस भी। अब हमने डीएपी ऊपर डाली, बारिश हुई या सिंचाई हुई पानी के साथ, देखिए जो नाइट्रोजन है वो तो घुल के आ जाएगा नीचे, लेकिन फास्फोरस
मिट्टी के अंदर नहीं चल पाता है, स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ये मिट्टी के कणों के साथ बन जाता है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बोनेट हैं, उनके साथ कार्बोनेट के साथ तो नहीं, जिंक के साथ ये क्रिया कर लेता है, आयरन के साथ क्रिया कर लेता है, कैल्शियम के साथ क्रिया कर लेता है। तो फास्फोरस का जो मूवमेंट है, ये जो चलता है जमीन में, बहुत ही कम चल पाता है। तो इसका मतलब जो फास्फोरस होगा केवल ऊपर तक ही रह जाएगा। हम सिंचाई भी कर दें, पानी भी भर दें, ये जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ऐसी केस में फास्फोरस का लाभ हमें नहीं मिलेगा। तो डीएपी का हमें कुछ लाभ मिलता है, नाइट्रोजन का लाभ मिलता है, लेकिन फास्फोरस का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये फास्फोरस के साथ समस्या है। अब पोटेशियम को हम देखते हैं। पोटेशियम क्या है? पानी में घुलनशील है। तो अब हम इसके लिए पोटेशियम के लिए क्या डालते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश डालते हैं। तो ये जो पोटेशियम पानी के साथ घुल जाता है, और पानी के साथ घुल करके थोड़ा तो रुकता है मिट्टी के अंदर, थोड़ा रुक जाता है, लेकिन कुछ नीचे चला जाता है। तो पोटेशियम का हमें कुछ लाभ मिल जाता है। तो हम देख रहे हैं नाइट्रोजन का तो पूरा लाभ मिल रहा है, फास्फोरस का लाभ नहीं मिल पाता है, पोटेशियम का कुछ लाभ हमें मिल जाता है। क्योंकि पोटेशियम जो है फिक्स तो होता है मिट्टी में, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि फास्फोरस होता है। गतिशील है, मूव करता है पोटेशियम, लेकिन नाइट्रोजन की तरह मूव नहीं करता। तो इसकी जो क्रिया है नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में है। तो अगर आप खड़ी फसल में म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल रहे हो, पानी दे रहे हैं, सिंचाई हो जा रही है या बारिश हो जा रही है, तो इसका हमें थोड़ा लाभ मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर फंसेगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। लेकिन फास्फोरस के केस में ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको 3 तत्व समझ में आ गए कि यूरिया का हमें लाभ मिल जाएगा, डीएपी का हमें केवल नाइट्रोजन का लाभ मिलेगा, म्यूरेट ऑफ पोटाश का भी हमें कुछ पोटेशियम का लाभ मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जैसे आयरन है या जिंक है। इसको अगर हम जमीन पर डाल देंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व की हमने कोई खाद खड़ी फसल में जमीन पर डाल दी, अब जितने भी ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं सारे के सारे मिट्टी में रिएक्शन करते हैं, स्थिर हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो ये नीचे घुल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर आप जिंक सल्फेट को खड़ी फसल में डाल रहे हैं तो जिंक का लाभ नहीं मिल पाएगा, या कोई दूसरा उर्वरक पानी उसमें डाल रहे हैं, खड़ी फसल में डाल रहे हैं, पानी के साथ घुल के नहीं पहुंच पाएगा जड़ तक, उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या दूसरे पोषक तत्व हैं, वो उतने ज्यादा गतिशील नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा गतिशील नाइट्रोजन है, उसके बाद पोटेशियम है, और उससे कम जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, और सबसे कम गतिशील जो है वो फास्फोरस है। तो इसका मतलब खड़ी फसल में आप कोई भी खाद डालेंगे, वो उसका लाभ निर्भर करेगा कि उसमें नाइट्रोजन है या नहीं है। नाइट्रोजन वाली खाद का लाभ मिल जाएगा, पोटेशियम वाली का भी मिल जाएगा, लेकिन फास्फोरस वाली का नहीं मिलेगा। सूक्ष्म पोषक तत्व वाली खाद आप डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं, आयरन डाल रहे हैं, या कैल्शियम वाला डाल दे रहे हैं कोई, या मैग्नीज वाली आप खड़ी फसल में खाद डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ मिट्टी में ऊपर रिएक्शन करेगा, मिट्टी के कणों के साथ, दूसरे तत्वों के साथ, और घुलनशील हो जाएगा, मिट्टी में फंस जाएगा, रिएक्शंस करेगा, फिक्स हो जाएगा, जड़ों तक पहुंचेगा ही नहीं। तो यहाँ के ऊपर की मिट्टी में तो रहेगा, लेकिन उसका क्या फायदा, क्योंकि जड़ें तो नीचे हैं। पोषक तत्व किससे होते हैं? जड़ों से होते हैं। तो आपको उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में अगर हमको सूक्ष्म पोषक तत्व देने हैं, तब हम क्या करते हैं? पत्तियों पर उसका स्प्रे कर देते हैं। तो खड़ी फसल में ऐसे तत्वों की अगर हम खाद डालेंगे जमीन पे, उसका फायदा नहीं मिलेगा। उसका फायदा आपको अगर लेना है, उस समय खड़ी फसल में कमी आ रही है, तब उसका आप छिड़काव कर दीजिए पौधे के ऊपर, तो पत्तियों के माध्यम से ले लेगा, लेकिन उतने अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं फिर भी। इसलिए बुआई के समय अगर आपने फास्फोरस की खाद दी है, पोटेशियम की खाद दी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्वों की खाद दी है, बुआई के समय दे दी है, तो जड़ें उसको ले लेंगी और पौधे को पूरा लाभ मिलता रहेगा। तो कमी आने पे हम फोलियर स्प्रे करते हैं, पत्तियों पर छिड़काव करते हैं, तो उस समय पौधे को कुछ रिलीफ मिल जाता है, हमें अच्छी नजर आती है। लेकिन हमें पूरा एडवांटेज लेना, फायदा लेना है, तो ऐसी खाद को हमें बुआई के समय डालना चाहिए। यूरिया को हमें 3-4 बार में खड़ी फसल में देना चाहिए, और कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि जितने भी हम खाद प्रयोग कर रहे हैं, नाइट्रोजन वाली को छोड़ के, हम सारा बुआई के समय करें। तो अब आपकी समझ में आ गई होगी कि अब आप देख लें, आप जो खाद प्रयोग कर रहे हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व वाली को खड़ी फसल में डालेंगे, लाभ नहीं मिलेगा, फास्फोरस वाली डालेंगे नहीं मिलेगा, पोटेशियम वाली डालेंगे तो थोड़ा लाभ मिल जाएगा, यूरिया डाल रहे हैं उसका पूरा लाभ आपको मिल जाएगा, मतलब घुल करके पहुंचेगी। तो ये हमको पता होना चाहिए कि कौन सी खाद हमको कब डालनी है। तो समझ लीजिए कि हमको सारी खाद बुआई के समय डालनी है। यूरिया वाली खाद हमें को खड़ी फसल में 3-4 बार में डालनी चाहिए, क्योंकि यूरिया के बहुत सारे नुकसान होते हैं, उस पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, और यूरिया बहुत घुलनशील भी है, तो ऊपर डालने से नीचे तक पहुंच जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो हमारी खाद है, जो जड़ें तक पहुंचनी चाहिए, पोषक तत्व वहां तक पहुंचे, ताकि उसको जड़ें लें और उसके माध्यम से, जड़ों के माध्यम से होते हुए पत्तियों तक पहुंचे, ताकि पत्तियां अच्छी निकले, फल फूल भी मिले, अच्छी उपज मिले। तो इसलिए जो किसान भाई शुरू में ही खाद का प्रयोग कर लेते हैं,
उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। खड़ी फसल में खाद डालने पे आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आपका खेती का खर्चा बढ़ेगा। इसलिए आपको जो भी खाद आप प्रयोग करनी है आप बुआई के समय प्रयोग कर लीजिए, मिट्टी में अच्छी तरह मिला दीजिए, थोड़ी जहाँ पे हमारी जड़ रहती है वहाँ तक खाद पहुँच जाएगी तो उसका हमें लाभ मिलता है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।